नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव विजय कोचिंग सेंटर कोलघाट आजमगढ़ में आपका स्वागत है। हम लोग दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की श्रृंखला पढ़ रहे थे और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अब तक हम लोगों ने 4 भाग पढ़ा है और उस 4 भाग में पर्वत पठार मरुस्थल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। जैसे पहले भाग में हम लोगों ने पढ़ा था दक्षिण अमेरिका का एक परिचय, उसके देश, उसकी राजधानियाँ, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से गुजरने वाली जो अक्षांश रेखाएं हैं उसके बारे में, जैसे मकर रेखा और विषुवत रेखा, और यहाँ की जो खाड़ियाँ थी उनके बारे में भी पढ़ा था और यहाँ के पर्वत और पठार के बारे में पढ़ चुके थे पिछले वीडियो तक। और आज उसमें की एक टॉपिक बची हुई है, एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी को पढ़कर आज ही हम लोग पढ़ेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू किया जाए। एंडीज पर्वत श्रेणी, जैसा कि आपने नाम सुना होगा, एंडीज पर्वत श्रेणी यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत, इसकी लंबाई सबसे अधिक है, इसीलिए कहा जाता है कि यह विश्व का सबसे लंबा पर्वत है और इसकी कुल लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। पर्वत का नाम क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी। और ये जो एंडीज पर्वत श्रेणी है यह कैसा पर्वत है? तो यह एक नवीन वलित पर्वत है। एंडीज पर्वत यह एक नवीन वलित पर्वत है और इसका जो निर्माण है, अगर ये नवीन वलित पर्वत है तो ये बना होगा सेनोजोइक महाकल्प में। सेनोजोइक महाकल्प में। तो इसका निर्माण कब हुआ? सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित। सेनोजोइक महाकल्प में निर्मित। और इसका जो विस्तार है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। एंडीज पर्वत के अगर विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार 7 देशों में। एंडीज पर्वत का जो विस्तार है वह कुल 7 देशों में है। और 7 देशों में कौन कौन से देश हैं इनको समझते हैं। जैसे एंडीज पर्वत के बारे में पूछा जाए तो इसका विस्तार किस महासागर के तट पर है? तो हम बोलेंगे प्रशांत महासागर के तट पर। और कितने देशों में है? तो 7 देशों में है। और ये कौन कौन से देश हैं एक एक करके देखते हैं। एक देश है कोलंबिया, एक देश है कोलंबिया, और कोलंबिया के पूर्व में दूसरा देश है वेनेजुएला। एक देश है कोलंबिया और कोलंबिया के पूर्व में दूसरा देश है वेनेजुएला। फिर कोलंबिया के दक्षिण में चलेंगे तो यहाँ पर नीचे हमको मिलेगा इक्वाडोर। कौन सा देश है? इक्वाडोर। इक्वाडोर से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा पेरू। और पेरू से नीचे चलेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा चिली। यहाँ पर मिलेगा चिली। और चिली से पूर्व में चलेंगे तो एक देश और मिलेगा जिसका नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। और कितने देश हो गए? 2, 2, 4, 2, 6। और 7वां देश है हमारा बोलीविया। 7वां देश है बोलीविया। इस तरीके से एंडीज पर्वत का विस्तार कुल कितने देशों में है? 7 देशों में। कौन कौन से देश हैं? तो कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। इन 7 देशों में इस पर्वत का क्या है? विस्तार है। अब इसकी जो सर्वोच्च चोटी है एंडीज पर्वत की, जो सर्वोच्च चोटी है वो किस देश में है? अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना में स्थित जो सर्वोच्च चोटी है उस चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है अकांकागुआ। इसका नाम है अकांकागुआ शिखर। और जो अकांकागुआ शिखर है यह एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और ये किस देश में है? ये है अर्जेंटीना में। और इसकी विशेषता है कि यह एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। और एक विशेषता इसकी और है कि यह
सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। यह सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित, ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी है। तो इस तरीके से इसकी जो विशेषताएं हैं क्या है, एक तो ये एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, दूसरा ये दुनिया की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है, और ये है कैसा ज्वालामुखी, शांत ज्वालामुखी। ठीक, ये तो हो गई इसकी विशेषता। अब इसमें देखते हैं और कौन कौन सी चोटियां हैं, उन चोटियों के बारे में समझते हैं। और कौन कौन सी चोटियां हैं एंडीज पर्वत पर। एंडीज पर्वत पर कई सारी चोटियां हैं और इन चोटियों को समझते हैं कौन कौन सी, और इनकी शुरुआत हम करेंगे किस देश से, इसकी शुरुआत होगी कोलंबिया से। तो कोलंबिया में एक चोटी है और इस चोटी का नाम है, नाम आपने सुना होगा, कोलिमा। कोलंबिया में एक चोटी है, उस चोटी का नाम है कोलिमा। और उसी प्रकार से इक्वाडोर में एक चोटी है मेरापी, कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, कई सारी चोटियां हैं। तो इनमें से जिन चोटियों से सवाल पूछा गया है उन सवालों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एंडीज पर्वत से किन किन चोटियों के से सवाल पूछा गया है। ठीक, तो जो पहला देश है, पहला देश हमारा है कोलंबिया। पहला देश है हमारा कोलंबिया। और कोलंबिया में कौन सी चोटी है, तो कोलंबिया में एक चोटी है जिसका नाम है मेरापी। कोलंबिया में जो चोटी है इस चोटी का नाम है कोलिमा। इसका नाम है कोलिमा शिखर, कोलिमा शिखर। फिर दूसरा देश है, इसका नाम क्या है, इक्वाडोर। दूसरा देश है इक्वाडोर, और इक्वाडोर में कुल मिलाकर 3 चोटियां हैं। और 3 चोटियों में कौन कौन से हैं, जिसमें से एक है मेरापी, एक है मेरापी शिखर, दूसरा कोटोपैक्सी शिखर, कोटोपैक्सी शिखर, और तीसरा है चिम्बोराजो शिखर, चिम्बोराजो शिखर। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 चोटियाँ हैं इक्वाडोर में एंडीज पर्वत पर। और ये 3 चोटियाँ कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला कौन सा है, मेरापी शिखर, मेरापी शिखर। दूसरा कौन सा है, कोटोपैक्सी। तीसरा कौन सा है, चिम्बोराजो। ये तीनों पर्वतीय चोटियाँ या ज्वालामुखी चोटियाँ किस देश में है, ये तीनों इक्वाडोर में। उसके बाद अगला देश है पेरू। और पेरू में जब हम चलते हैं तो यहाँ पर एक चोटी हमको और मिलती है। तीसरा देश है पेरू, और पेरू में यहाँ पर एक चोटी और मिलती है जिसका नाम है मिस्टी। तीसरी चोटी कौन सी है, मिस्टी। और मिस्टी कहाँ पर है, ये स्थित है पेरू में, ये स्थित है पेरू में। और उसके बाद चौथा देश है जिसका नाम है अर्जेंटीना। चौथा देश, इसका नाम है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना में 2 चोटियाँ हैं। अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत की हैं तो बहुत सारी, लेकिन हमारे काम की यहाँ पर 2 चोटियाँ पढ़ना है। और 2 चोटियाँ कौन कौन सी हैं, एक चोटी है ओजस डेल सलाडो, एक चोटी है जिसका नाम है ओजस डेल सलाडो, ओजस डेल सलाडो। और दूसरा है अकांकागुआ, ओजस डेल सलाडो, और दूसरा है अकांकागुआ। तो इस प्रकार से एंडीज पर्वत पर कुल मिलाकर हमको कितनी चोटियाँ यहाँ पर देखनी है, 8 चोटियाँ। और कौन कौन सी चोटियाँ हैं,
जैसे फिर से एक बार देख लेते हैं। कोलंबिया में एक शिखर है चोटी जिसका नाम क्या है, कोलिमा। इक्वाडोर में 3 है, मेरापी, कोटोपैक्सी और चिम्बोराजो। पेरू में एक है जिसको हम बोलते हैं मिस्टी। और अर्जेंटीना में 2 चोटियां हैं जिसमें से एक है ओजस डेल सलाडो और दूसरा है अकांकागुआ। और यहाँ पर बताया कि जो अकांकागुआ है वह एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी माउंट एवरेस्ट है नेपाल में, वैसे ही एंडीज पर्वत की सर्वोच्च चोटी है अकांकागुआ। किस देश में है, ये है अर्जेंटीना में। और इसकी एक विशेषता और है अकांकागुआ की यह सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित कैसा ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी। और एक सवाल एंडीज पर्वत से और कि यह दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज पर्वत की एक विशेषता और है कि यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और ये किस महासागर के तट पर स्थित है, तो एंडीज पर्वत स्थित है प्रशांत महासागर के तट पर। एंडीज पर्वत स्थित है प्रशांत महासागर के तट पर, प्रशांत महासागर के तट पर। और ये कैसा पर्वत है, यह एक नवीन वलित पर्वत है। अब यहाँ से एक सवाल और अक्सर पूछता है कि दुनिया के जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं ये कहाँ पर पाए जाते हैं, तो दुनिया के जितने भी नवीन वलित पर्वत हैं ये किसी न किसी महासागर के तट पर पाए जाते हैं। जैसे कि एंडीज पर्वत है और एंडीज पर्वत पाया जाता है प्रशांत महासागर के तट पर। उसी प्रकार से आप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में देखेंगे तो वहाँ पर तटीय पर्वत श्रेणी हो जाएगा या रॉकी पर्वत श्रेणी हो जाएगा, अलास्का पर्वत श्रेणी हो जाएगा, या ऑस्ट्रेलिया का आप देख लीजिए ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत हो जाए। ये सारे पर्वत जो भी नवीन वलित पर्वत हैं ये सब के सब किसी न किसी पर्वत के किसी न किसी महासागर के तट पर पाए जाते हैं। और तट पे पाए जाने वाले पर्वतों को क्या बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत श्रेणी। क्या बोलते हैं, नवीन वलित पर्वत श्रेणी। तो इस तरीके से एंडीज पर्वत श्रेणी कंप्लीट हुई। अब यहाँ से हम लोग अगली टॉपिक शुरू करते हैं जिसको हम बोलते हैं दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो हमको नदियाँ पढ़नी है मुख्य रूप से, जैसे कोलंबिया में बहने वाली एक नदी जिसको हम बोलते हैं मैग्डेलेना नदी। वेनेजुएला में बहने वाली 2 नदियां हैं, एक है ओरिनिको और दूसरी है चिवरिनिया कैरो नदी, जो कि बनाती है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात जिसको हम क्या बोलते हैं, एंजल जलप्रपात या साल्टो एंजल जलप्रपात। फिर तीसरी नदी हमको पढ़नी है अमेजन नदी और अमेजन की सहायक नदियों के बारे में, अमेजन और अमेजन की सहायक नदियों के बारे में। फिर अगली नदी यहीं पर हमको पढ़नी है टोकेंटेंस नदी, अमेजन नदी और टोकेंटेंस नदी। और उसके बाद 3 नदियाँ और पढ़नी हैं, उरुग्वे नदी, पराना नदी, पराग्वे नदी। और यहाँ की 1-2 नदियाँ और हैं जो यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, उन नदियों के बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं। चलिए शुरू किया जाए। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी अगर पूछा जाए तो हम बोलेंगे अमेजन नदी। और अमेजन नदी दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो अगर अमेजन दुनिया की दूसरी सबसे लंबी है तो सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो अमेजन दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी नील नदी। चलिए एक एक नदी करके देखते हैं। पहले तो ये देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ हमको दक्षिण अमेरिका में पढ़नी है। तो दक्षिण अमेरिका में पढ़ी जाने वाली नदियों में मुख्य रूप से एक नदी हमको पढ़ना है मैग्डेलेना नदी, मैग्डेलेना नदी। मैग्डेलेना नदी के बाद एक है ओरिनिको नदी, ओरिनिको नदी।
और इसकी एक सहायक नदी है जिसको हम क्या बोलते हैं, च्योरिन या कैरो नदी, च्योरिन या कैरो नदी। और इसी नदी पर स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात। फिर अगली नदी हमको पढ़ना है अमेजन नदी। अगली नदी है अमेजन नदी। अमेजन के बाद यहाँ पर एक नदी, अमेजन की दो सहायक नदियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक है नेग्रो नदी और एक है मेडेरा नदी, नेग्रो नदी और मेडेरा नदी। फिर अगली नदी यहाँ पर देखना है टोकेंटिन्स नदी, टोकेंटिन्स नदी, टोकेंटिन्स नदी। फिर अगली नदी यहाँ पर 3 देखने हैं, उरुग्वे नदी, पराना नदी और पराग्वे नदी, उरुग्वे नदी, पराना नदी और पराग्वे नदी। और यहीं पर 2 नदियाँ और देखनी हैं, एक है पिल्को मेयो नदी, पिल्को मेयो नदी और एक है बरमेजो नदी, पिल्को मेयो नदी और बरमेजो नदी। कुल मिलाकर इतनी सारी नदियाँ हमको पढ़ने कहाँ पर, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। कौन कौन सी, मैग्डेलेना, ओरिनिको, ओरिनिको के सहायक च्योरिन, और फिर अमेजन, अमेजन के सहायक नेग्रो और मेडेरा, फिर टोकेंटिन्स नदी, उरुग्वे नदी, पराना नदी, पराग्वे नदी, पिल्कोमेयो नदी और बरमेजो नदी। इतनी सारी नदियाँ पढ़नी हैं। अब नदियों को हम पढ़ेंगे कैसे, 3 भाग में बांटकर, और बाकी जो विशेषताएं होंगी उसको अलग से, उसको हम अलग से लिख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहली नदी जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्डेलेना नदी। पहली नदी कौन सी हमारी है, मैग्डेलेना नदी। मैग्डेलेना नदी। जब भी हम नदी पढ़ेंगे तो इस नदी को हम 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। इस नदी को हम लोग 3 भाग में बांटकर पढ़ेंगे। और 3 भाग में बांटकर कैसे पढ़ेंगे, जैसे एक हो जाएगा नदी का उद्गम स्रोत, एक हो जाएगा नदी का उद्गम स्रोत। और नदी का उद्गम स्रोत का मतलब नदी जहाँ से निकलती है। पहली नदी हमारी कौन सी है, मैग्डेलेना नदी, मैग्डेलेना नदी। और इसको हम बांटेंगे 3 भाग में, जिसमें से पहला क्या होगा, पहला हमारा हो जाएगा नदी का उद्गम स्थल या नदी का उद्गम स्रोत। दूसरा होगा नदी का अपवाह क्षेत्र, नदी का अपवाह क्षेत्र। और तीसरा होगा नदी का निकास, नदी का निकास, या निकास को ही हम कह सकते हैं नदी का समापन बिंदु, नदी का समापन बिंदु। मतलब नदी अंतिम रूप से कहाँ जाकर गिरती है या समाप्त होती है, तो इसको हम बोलेंगे नदी का समापन बिंदु। तो नदी को हम कितने भाग में बांटकर पढ़ेंगे, 3 भाग में। कोई भी नदी होगी कहीं ना कहीं से निकलेगी, तो जहाँ से निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, नदी का उद्गम स्थल। जहाँ से होकर प्रवाहित होगी उसको हम बोलेंगे नदी का अपवाह क्षेत्र। और जहाँ पर जाकर अंतिम रूप से गिरकर नदी समाप्त होकर, मतलब किसी खाड़ी में गिरती है, किसी सागर में गिरती है, किसी महासागर में गिरती है, तो उसको हम बोलते हैं नदी का निकास या समापन बिंदु, मतलब जहाँ पर नदी निकलती है। अब इसको देखते हैं कि जो मैग्डेलेना नदी है, मैग्डेलेना नदी ये निकलती कहाँ से, ये निकलती है एंडीज पर्वत से, ये निकलती है एंडीज पर्वत से। अपवाह क्षेत्र में क्या देखेंगे, अपवाह क्षेत्र में देखेंगे प्रवाहित कहाँ होते हैं, तो ये प्रवाहित होते हैं केवल कोलंबिया में, ये प्रवाहित होते हैं
केवल कोलंबिया में, तो इसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा कोलंबिया, इसका अपवाह क्षेत्र हो जाएगा कोलंबिया। और ये गिरते कहाँ पर है? तो ये गिरती है डैरियन की खाड़ी में, ये गिरती है डैरियन की खाड़ी में। अब आपको डैरियन की खाड़ी के बारे में जानकारी रखनी होगी, ये खाड़ी है कहाँ पर। तो आप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डैरियन की खाड़ी है कहाँ पर। और डैरियन की खाड़ी है ये कैरेबियन सागर का भाग है, कैरेबियन सागर का एक भाग है, या जो कोलंबिया देश है इसके उत्तर में ऊपर स्थित जो खाड़ी है कोलंबिया से लगा हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? डैरियन की खाड़ी। तो यहाँ से 3 चीजें हमको पता चली। क्या? मैगडेलेना नदी निकलती कहाँ से है? तो हम क्या बोलेंगे? इंडीज पर्वत श्रेणी से। बहती कहाँ पर है? तो बहती है कोलंबिया में। और गिरती कहाँ पर है? तो ये गिरती है डैरियन की खाड़ी में या कैरेबियन सागर में। ये होगी विशेषता। अब मैगडेलेना नदी जो है उसके तट पर कोलंबिया का कौन सा शहर है? यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो मैगडेलेना नदी के तट पर कोलंबिया के 2 शहर हैं। मैगडेलेना नदी के तट पर कोलंबिया के 2 शहर हैं। एक है कार्टाजेना, एक है कार्टाजेना और दूसरा है बैरनक्यूला। बैरनक्यूला शहर इस नदी के तट पर स्थित है। इस नदी के तट पर स्थित है, नदी के तट पर स्थित है, इस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से भी सवाल पूछे गए हैं, आप याद रखिएगा कि कोलंबिया के 2 शहर हैं। ये शहर दोनों कौन कौन से हैं? बैरनक्यूला और कार्टाजेना। ये दोनों शहर कहाँ के हैं? कोलंबिया के। और ये दोनों शहर किस नदी के तट पर हैं? मैगडेलेना नदी के तट पर स्थित हैं। ये दोनों स्थित है मैगडेलेना नदी के तट पर। अब ये विशेषता हो गई, ये सारी विशेषताएं किस नदी से होगी? कौन सी? मैगडेलेना नदी। अब मैगडेलेना नदी के बाद जो अगली नदी है, अगली नदी हमारी है ओरिनिको नदी। अगली नदी हमारी है ओरिनिको नदी। अब ओरिनिको नदी से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं या यहाँ से कौन कौन से सवाल बने हैं, इसको समझते हैं। पहले तो देखते हैं नदी हमारी कौन सी है। नदी है ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी, और ओरिनिको नदी को भी हम लोग ठीक उसी प्रकार से पढ़ेंगे जैसे कि कोलंबिया नदी पढ़ा। तो पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा नदी का उद्गम स्थल। पहला हो जाएगा नदी का उद्गम स्थल। दूसरा हो जाएगा नदी का अपवाह क्षेत्र। दूसरा हो जाएगा नदी का अपवाह क्षेत्र। और तीसरा हो जाएगा नदी का निकास। तीसरा हो जाएगा नदी का निकास। अब उद्गम स्थल में क्या लिखेंगे? तो यहाँ का जो उद्गम स्थल है, मतलब किस नदी का? ओरिनिको नदी का जो उद्गम स्थल है इसमें लिखा जाता है, मतलब ये नदी निकलती कहाँ से है? तो ये निकलती है गुयाना की उच्चभूमि से। ये निकलती है गुयाना की उच्चभूमि से। ये निकलती है गुयाना की उच्च भूमि से। ठीक, ये बहती कहाँ पर है? तो ये बहती है एक देश में, और एक देश कौन सा है? वेनेजुएला। यह देश कौन सा है? वेनेजुएला। और इसका निकास क्या है? तो निकास में हम लिखते हैं कैरेबियन सागर। ये गिरती कहाँ पर है? ये गिरती है कैरेबियन सागर में। ये गिरती है कैरेबियन सागर में गिरती है।
अरेबियन सागर में गिरती है। ये तो विशेषता हो गई इस नदी की। अब यहाँ से और कौन से सवाल बने, जैसे जो ओरिनिको नदी है इसकी एक सहायक नदी है, इसकी एक सहायक नदी है, और सहायक नदी कौन सी है? सहायक नदी है जिसका नाम है चिवरिन या कैरो। इसका नाम है चिवरिन या कैरो नदी। चिवरिन या कैरो नदी या ओरिनिको की सहायक नदी है। और ये जो चिवरिन या कैरो नदी है यहाँ से कई सारे सवाल बने हैं, जैसे यह नदी एक जलप्रपात बनाती है और इसका नाम क्या है? एंजिल जलप्रपात। इस नदी का जलप्रपात का नाम क्या है? एंजिल जलप्रपात। और एंजिल जलप्रपात की क्या विशेषता है? यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस देश में है? तो ये पड़ेगा वेनेजुएला में। एंजिल जलप्रपात किस देश में है? ये पड़ेगा वेनेजुएला में। ये स्थित है वेनेजुएला में और ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ये पहली विशेषता हो गई चिवरिन नदी की। और दूसरी विशेषता है कि इस नदी के तट पर वेनेजुएला की राजधानी कराकस स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस स्थित है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस स्थित है। और कराकस है क्या? कराकस है वेनेजुएला की राजधानी। वेनेजुएला की राजधानी, वेनेजुएला की राजधानी। ये तो नॉर्मली सवाल हो गए, यहाँ से पूछे हुए। अब एक सवाल यहीं से और समझते हैं। ये जो ओरिनिको नदी है यहाँ से एक सवाल और क्या पूछा हुआ है कि ओरिनिको नदी घाटी में किस प्रकार का घास का मैदान पाया जाता है? तो ओरिनिको नदी घाटी में पाया जाता है एक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, और उस उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का नाम है लानोज। कौन सा मैदान है? यहाँ पर पाया जाता है लानोज घास का मैदान। यहाँ पर पाया जाता है लानोज घास का मैदान। लानोज घास का मैदान। और ये कैसा घास का मैदान है? यह है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। यह है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। और ये जो ओरिनिको नदी घाटी है यहाँ पर पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। इस नदी घाटी में पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। यहाँ पर पेट्रोलियम का भंडार पाया जाता है। ठीक, आपने सुना भी होगा एक संगठन है ओपेक संगठन। ओपेक संगठन तेल निर्यातक देशों का समूह है, उसका सदस्य देश है वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका का एकमात्र सदस्य देश है वेनेजुएला। ठीक, और वेनेजुएला सदस्य होने के नाते अपने यहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन भी करता है और यहाँ से इसको शामिल किया गया ओपेक में। ये निकलता रहता है, अंदर शामिल होता रहता है। तो इस तरीके से दो नदी कंप्लीट हुई। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण नदी यहाँ की है उसका नाम है अमेजन। अमेजन नदी के बारे में समझते हैं कि अमेजन नदी से कौन कौन से सवाल पूछे गए। ये तो हो गई हमारी दो नदियाँ, और दो नदियों में कौन कौन सी नदियाँ हैं? एक है ओरिनिको नदी और दूसरी है मैगडेलेना नदी। अब तीसरी नदी देखते हैं। तीसरी नदी हमारी है अमेजन नदी। तीसरी नदी है हमारी अमेजन नदी। अमेजन नदी को भी वैसे ही तीन भाग में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक इसका लिखते हैं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल मतलब ये निकलती कहाँ से है। दूसरा इसका अपवाह क्षेत्र। इसका
अपवाह क्षेत्र और तीसरा इसका निकास। तीसरा इसका क्या होगा? निकास होगा। मतलब ये कहाँ गिरते हैं। उद्गम स्थल मतलब ये कहाँ से निकलते हैं। अपवाह क्षेत्र मतलब ये कहाँ से प्रवाहित होते हैं, और निकास मतलब ये कहाँ पर गिरते हैं। तीन चीजें देखते हैं इसमें। अगर आपसे पूछा जाए कि उद्गम अमेजन नदी का उद्गम क्या होगा, तो इसका उद्गम है एंडीज पर्वत। इसका उद्गम क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी। एंडीज पर्वत श्रेणी। और अपवाह क्षेत्र देखा जाए तो इसका अपवाह क्षेत्र दो देशों में है। एक है पेरू और दूसरा है ब्राजील। एक है पेरू और दूसरा है ब्राजील। और जो तीसरा इसका निकास है ये है अटलांटिक महासागर। ये गिरते कहाँ पर है? ये गिरते हैं अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में गिरते हैं। अब यहाँ से बहुत सारे सवाल बने हैं, एक एक करके सवालों को समझते हैं। ये तो हो गया एक बच्चे अमेजन नदी का कि अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? एंडीज पर्वत से। कहाँ बहती है? पेरू और ब्राजील में। और कहाँ गिरती है? अटलांटिक महासागर में। गिरती कहाँ पर है? अटलांटिक महासागर में। अब देखते हैं आगे यहाँ से कौन कौन से सवाल बनेंगे। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि अमेजन नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो अमेजन नदी की कुल लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर है। अमेजन नदी की लंबाई कुल कितने हैं? लगभग 6300 किलोमीटर है। और लंबाई के आधार पर ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। और इसकी लंबाई लगभग कितनी है? तो इसकी लंबाई है लगभग 6300 किलोमीटर। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 6300 किलोमीटर। और यहाँ से इसकी सहायक नदियों से भी सवाल पूछा गया है, और यहाँ पर जो वन पाए जाते हैं उनसे भी सवाल पूछा गया है। एक एक करके समझते हैं। जैसे अगर इसकी सहायक नदियाँ पूछा जाए, इसकी सहायक नदियाँ पूछा जाए तो हैं तो बहुत सारी, 1000 से अधिक सहायक नदियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर हम केवल 2 सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे। एक है इसकी सहायक नेग्रो नदी। एक है इसकी सहायक नेग्रो नदी और दूसरी है इसकी सहायक मेडीरा नदी। दूसरी इसकी सहायक मेडीरा नदी। और मेडीरा नदी से एक सवाल पूछा हुआ है। यहाँ से एक सवाल बना है कि दुनिया की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो मेडीरा नदी। तो यहाँ पर लिख देते हैं विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी। विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है मेडीरा नदी। विश्व की सबसे लंबी सहायक है मेडीरा नदी। और ये किसकी सहायक है? अमेजन की। दूसरी कौन सी सहायक है? नेग्रो। अब आप ऐसे समझिएगा, यहाँ से जो सवाल पूछा है, जैसे ये हमारी अमेजन नदी जा रही है इस तरीके से, ऊपर से आ रही है नेग्रो नदी और नीचे से आ रही है मेडीरा नदी। ये हो गई अमेजन, ये हो गई नेग्रो, ये हो गई मेडीरा। अब यहाँ पर इन दोनों नदियों के बीच में अमेजन नदी पर एक शहर है, और इस शहर का नाम क्या है? यह एक स्थान है जिसका नाम है मनौस। एक स्थान है जिसका नाम क्या है? मनौस। और जो मनौस है, इस मनौस में रबड़ का उत्पादन किया जाता है। रबड़ का उत्पादन किया जाता है, या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो रबड़ का पेड़ है उनसे दूध निकाल करके रबड़ बनाया जाता है। तो यहाँ पर रबड़ का उत्पादन कहाँ पर होता है? मनौस में।
और मनोस किन नदियों के संगम के बीच में है? तो ये 3 नदी हैं, अमेजन नदी, नेग्रो नदी और मेडेरा नदी, और इनके बीच में है मनोस शहर। अब यहाँ से सवाल क्या पूछता है कि जो अमेजन नदी है, इस नदी घाटी में पाए जाने वाले सदाबहार वन को क्या बोलते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सिल्वास। उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वास। तो इस तरीके से भी सवाल पूछा हुआ है। और सिल्वास जो वन है ये दुनिया का सबसे बड़ा वन है, यह सदाबहार वन है, और ये दुनिया में जितने भी वन पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। लगभग स्थल खंड पर पाए जाने वाले वनों का अकेले 21% ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है सिल्वास वन, जिस कारण से इसको हम बोलते हैं पृथ्वी का फेफड़ा। क्या बोलते हैं? पृथ्वी का फेफड़ा। समझते हैं यहाँ पर और कौन कौन से सवाल बने हैं। जैसे यहाँ पर अगला पॉइंट लिख देते हैं, अमेजन नदी घाटी में, अमेजन नदी घाटी में मनोस से, अमेजन नदी घाटी में मनोस से रबड़ एकत्र किया जाता है। रबड़ एकत्र या उत्पादन होता है। रबड़ का उत्पादन होता है। और जो मनोस है यह किन नदियों के बीच में है? यह 2 नदियों के बीच में है। कौन कौन सी? नेग्रो नदी और मेडेरा नदी। आप एटलस लेकर बैठेंगे चीज़ों को देखने समझने, तो एक एक चीज़ बहुत क्लियर होता जाएगा, बहुत बढ़िया से समझ में भी आएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं, जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी के अगर अन्य नाम पूछे जाएं तो यहाँ से भी कई सवाल हैं। अमेजन नदी के अन्य नाम, अमेजन नदी के अन्य नाम में 2 नाम मिलते हैं। एक है सोलिमासा नदी, सोलिमासा नदी, और दूसरा है मारानान नदी, मारानान नदी। तो यहाँ से 2 नाम मिलते हैं इसके। कौन कौन से? एक है सोलिमासा नदी और दूसरा है मारानान, या इसी को मारानाफ नदी भी कहते हैं। फिर अगला देखते हैं, जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी क्या बनाती है? तो अमेजन नदी डेल्टा बनाती है। अमेजन नदी के डेल्टा को पारा डेल्टा कहा जाता है। के डेल्टा को पारा डेल्टा कहा जाता है। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि अमेजन नदी डेल्टा को पारा डेल्टा कहा जाता है, पारा डेल्टा कहा जाता है। और ये जो डेल्टा है ये किस रेखा पर स्थित है? और यह डेल्टा, और यह डेल्टा विषुवत रेखा पर स्थित है। यह डेल्टा विषुवत रेखा पर स्थित है, विषुवत रेखा पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ से सवाल पूछा भी गया है। अगला देखते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर क्या पूछा गया है कि जो अमेजन नदी है, अमेजन के डेल्टाई क्षेत्र में कौन सा बंदरगाह है या कौन सा शहर है? अमेजन के डेल्टाई क्षेत्र में, अमेजन के डेल्टाई क्षेत्र में मकापा पत्तन स्थित है। मकापा पत्तन स्थित है। मकापा बंदरगाह किस नदी के डेल्टा में है? अमेजन नदी के डेल्टा में है। अगला, जो अमेजन नदी है, अमेजन नदी घाटी में सदाबहार वन पाए जाते हैं। अमेजन नदी घाटी में, अमेजन नदी घाटी
में पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को क्या बोलते हैं? सेलवास कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन को सेलवास वन कहा जाता है। सेलवास वन कहा जाता है। इस वन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। इस वन को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। फेफड़ा भी कहा जाता है। और फेफड़ा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर जितने भी वन हैं, इन सभी वनों में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन का उत्सर्जन कौन करता है? तो सबसे अधिक ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है सेलवास वन। ये चीज़ें हो गई। अब अगला देखते हैं। यहाँ से जो अगला सवाल है, यहाँ पर ये पूछा गया है कि दुनिया की सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता ब्राजील में सेलवास वन में पाई जाती है। ब्राजील में सेलवास वन में पाई जाती है। सेलवास वन में पाई जाती है। सेलवास वन में पाई जाती है। और ये जो सेलवास वन है, इस वन में एक जनजाति पाई जाती है। सेलवास वन में बोरो जनजाति पाई जाती है। बोरो जनजाति पाई जाती है। जनजाति पाई जाती है। और ये किस प्रकार की जनजाति है? यह एक संग्राहक जनजाति है। कृषक और संग्राहक आखेटक जनजाति है। तो इतने सारे सवाल बने हैं किससे? अमेजन नदी से। और अमेजन नदी बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी, यहाँ से इतने सारे सवाल बनते हैं। अब यहाँ से जो अगली नदी है, अगली नदी हमारी कौन सी है? टोकेंटिन्स नदी। अगली नदी हमारी टोकेंटिन्स नदी है। तो टोकेंटिन्स नदी और अमेजन नदी में क्या संबंध है, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं। अमेजन नदी सदाबहार वन से ढकी है। अमेजन नदी सदाबहार वन से ढकी होती है, जिस कारण से इसमें औषधीकरण की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। औषध बहुत अधिक होते हैं, तो ये नाव परिवहन के लिए बहुत अधिक लंबी तक उपयुक्त नहीं होती है। खतरनाक प्रकार के जीव जंतु कीड़े मकोड़े भी पाए जाते हैं। तो यहाँ से जो रबड़ एकत्र किया जाता है, उस रबड़ को टोकेंटिन्स नदी का एक बंदरगाह है जिसको हम बोलते हैं बेलम बंदरगाह, वहाँ से उसको निर्यात कर दिया जाता है। टोकेंटिन्स नदी के बंदरगाह जिसका नाम क्या है? बेलम बंदरगाह, वहाँ से निर्यात कर दिया जाता है। चलिए शुरू किया जाता है अगली नदी जिसका नाम है टोकेंटिन्स नदी। अगली नदी जिसका नाम है टोकेंटिन्स नदी। ठीक, शुरू करते हैं। टोकेंटिन्स नदी। टोकेंटिन्स नदी भी कहाँ पर है? ब्राज़ील में। टोकेंटिन्स नदी कहाँ पर है? ब्राज़ील में। और यहाँ से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं, थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। टोकेंटिन्स नदी नाम आपने सुना भी होगा, टोकेंटिन्स नदी के बारे में। नदी हमारी कौन सी है? टोकेंटिन्स नदी। देखते हैं।
नदी। ये नदी निकलती कहाँ से? तो ये नदी निकलती है कहाँ से? ब्राजीलियन उच्चभूमि से। ये नदी निकलती है ब्राजीलियन उच्चभूमि से। ये नदी निकलती है ब्राजीलियन उच्चभूमि से। ठीक, अगला टॉपिक क्या है? अपवाह क्षेत्र। ये प्रवाहित कहाँ पर होती है? ये प्रवाहित होती है ब्राजील में। ये प्रवाहित होते हैं ब्राजील में। और ये गिरते कहाँ पर है? ये गिरते हैं अटलांटिक महासागर में। ये गिरते हैं अटलांटिक महासागर में। गिरते अटलांटिक महासागर में। अब यहाँ से और कौन से सवाल बने हैं इसको भी समझ लेते हैं। तो इस नदी के मुहाने पर एक बंदरगाह है और इस बंदरगाह का नाम क्या है? बेलेम बंदरगाह। इसका नाम क्या है? बेलेम बंदरगाह। और इस बेलेम बंदरगाह से निर्यात किया जाता है रबड़। इस बेलेम बंदरगाह से रबड़ का निर्यात किया जाता है। रबड़ का निर्यात किया जाता है। जो रबड़ मनौस में एकत्र किया जाता है अमेजन नदी घाटी में, उसका निर्यात किया जाता है कहाँ से? बेलेम से। और बेलेम किस नदी का बंदरगाह है? ये है टोकेंटिन्स नदी का बंदरगाह। अब यहाँ से जो अगली नदियाँ बची हुई हैं जैसे उरुग्वे नदी, पराना नदी, पराग्वे नदी और बरमेजो और पिल्कोमेयो नदी, 5 नदियाँ और बची हैं। 3 मुख्य हैं, 2 सहायक हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं अगले भाग में। और अगले भाग में जब नदियों को हम पढ़ेंगे तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की नदियाँ कंप्लीट हो जाएंगी। और इसी के साथ हमारा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप भी क्या होगा? कंप्लीट होगा। लेकिन उसमें एक पार्ट हम लोग और पढ़ सकते हैं, दक्षिण अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।